Hello guys, we are back here with a new video on the chapter number 1 of resources and development. And इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. लेट मी टेल यू वन थिंग कि स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को लगा होगा, आपको शायद पुरानी वीडियो पसंद आई हो, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग योर सेकंड वीडियो. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि इस वीडियो में ना, मतलब पुरानी वीडियो भी और ये वीडियो भी, हमारा जो कंटेंट का लेवल है वो लो टू हाई जा रहा है. सो ये वीडियो 10th क्लास वालों के लिए भी ओके है, ये वीडियो एसएससी एग्जाम देने वालों के लिए भी ओके है, ये वीडियो यूपीएससी वालों के लिए भी ओके है. एंड वी आर मेकिंग हेयर टू कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज. अब 10th वाले और एसएससी वाले या यूपीएससी वाले ये मत सोचना कि यार ऐसा मिक्सअप कैसे हो सकता है. डोंट वरी, आपके यूपीएससी एसएससी इन सब में आई हैव जस्ट गिवन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इनका जो लेवल आता है ना वो एनसीईआरटी से आता है. इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ बेसिक ना, देन आप तभी हाई में पहुंच पाओगे. तो हम उसी को कंप्लीट कर रहे हैं. एंड जैसा कि सभी जानते हैं कि यूपीएससी में तो अगर इफ यू हैव कवरेज ऑफ क्लास 6 to 12 तक की अगर आपने एनसीईआरटी कवरेज कर रखे, देन डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ प्री. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली एनडीए एंड सीडीएस हियर, है ना. ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैं इनका पार्ट रह चुका हूँ. एंड आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन ऑफ सीडीएस एंड एनडीए बोथ. तो मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो लेवल है ना बहुत अच्छा आता है ना. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. सो ये आपका यहाँ से बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, है ना. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में वो पढ़ा था रिजर्व. ठीक है, वहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा. देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड हम कोशिश करेंगे चैप्टर को आज कंप्लीट करने की. तो पहला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि नाम से क्लियर है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नाम से क्लियर है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में. अब मैं बुकिश लैंग्वेज पे ज्यादा नहीं जाऊंगा आज की वीडियो में. आज की वीडियो जो मैं कराऊंगा ना, वो मैं सारी की सारी मैक्सिमम अपनी नॉलेज से कराऊंगा. ठीक है, बुकिश लैंग्वेज पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक्स जो है ना थोड़े से आपको अलग तरीके से लग सकते हैं. बट लेट्स स्टार्ट. हम थोड़ा थोड़ा बुक कर लेंगे बीच में से, है ना. तो कहते हैं ना, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ. मतलब कुल मिला के मैं वही वाली बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोली थी. अच्छा, यहाँ वाइटल का मतलब पता क्या है? महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो रिसोर्सेज तो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है ही, है ना. भाई आज के टाइम पे अगर हमारे पास पास हमारे जो भी एरिया है, जो भी हमारी सराउंडिंग है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम अपने वी कैन नॉट लिव दिस लाइफ दैट वी आर लिविंग टुडे, है ना. ये भी एक फैक्टर है कि मतलब अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है, अगर हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, अगर हमें अपने आप को सरवाइव करना है इस हमारी लाइफ में, तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत है. और रिसोर्सेज ना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है. मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है ना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, मतलब एक बड़ी प्यारी अच्छी सी लाइफ जीनी है, तो रिसोर्सेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई चीज है ना, आपका फोन है, आपका फोन आपने खरीदा, एंड्रॉइड फोन खरीदा, एंड एंड्रॉइड फोन के पास आपका पुराना सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, एंड पता है आपका फोन क्या बोलेगा उस टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर सॉफ्टवेयर. क्यों? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जरूरी है ना, एज पर द टाइम, एज पर द चीजें. ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि समय के साथ अपने आप को बदल दो, वरना समय आपको बदल देगा. लिखा हुआ है ना. तो ऐसे ही सेम चीज हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है उसको डेवलप तो करेंगे करेंगे, है ना. लाइक एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे लोग पत्ते और झाड़ पत्ते पहना करते थे, तो आप सभी लोग झाड़ पत्ते थोड़े ना पहनते हो, है ना. आप कपड़े पहनते हो, मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हो. कोई कार्गो पहनता है तो कोई कुछ पहनता है ना. सम यूज टू वेयर द डेनिम्स, आजकल बहुत चल रहे हैं, ठंड का मौसम भी है. इट्स ओके. सो मैं बोला चाहूंगा ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए ना रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है. और अलग अलग चीजें होती हैं, है ना, हमारी चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए. तो मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी रिसोर्सेज को डेवलप कैसे कर सकते हैं. रिसोर्सेज को डेवलप करना में यहाँ सिखाया गया है कि हमें अपनी रिसोर्सेज को डेवलप करना अलग अलग तरीके हैं, है ना. जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and the land degradation. मतलब वही है कि अब भाई सबसे बड़ी बात, हमारी एयर जो है ना वो सबसे बड़ी रिसोर्स है हमारे लिए. एयर है नहीं है भाई, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत बड़ी रिसोर्स है. तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारी जो एयर है ना उसमें दिक्कत आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है. लाइक मैं दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, ठीक है. तो ये जो एयर है मेरे को मिलती है वो वेरी बैड मिलती है, बहुत गंदी एयर होती है यहाँ की. आई एम टेलिंग यू वन थिंग. बट हमें ना यहाँ की एयर की हालत होती है. अब तक जब तक हमें पोल्यूशन ना मिलना, हमें लगता है अरे भाई कहाँ आ गए हम, किसी शांति वाली जगह जाए ना, 10 दिन अच्छा लगता है, 11वें दिन सोचते हैं यार कहाँ है वो गाड़ियों का शो. तो ये तो सब हम समय के साथ भूल जाते हैं, बट दैट इज नॉट गुड थिंग. ये अच्छी बात नहीं है. तो यहाँ पर ना मतलब मैं बताना चाहूंगा कि मतलब
एक्सप्लोटेशन क्या मतलब, यहाँ पर क्या बोलना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज है वर्क कर रही हैं, कुछ इलीगली वर्क करती हैं, कुछ लीगली वर्क करती हैं, तो भाई पॉल्यूशन तो हो रहा है ना। अब कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि यमुना नदी में केमिकल्स फेंके जा रहे हैं, है ना, जो कंपनी के केमिकल्स हैं, है ना, वो फेंके जा रहे हैं। तो भाई यमुना तो गंदी हो रही है ना। यमुना एक टाइम पे इतनी साफ हुआ करती थी, बेसिकली माय होम टाउन वाज मथुरा। तो आ, वो एरिया जो है ना बड़ा प्यारा है, मतलब क्या कह सकते हैं, यमुना नदी बड़ी साफ थी, आज देखोगे तो आप बड़ी गंदी है यार, क्या ही बोले। तो मतलब रिसोर्सेज को हमें कंटिन्यूसली डेवलप करना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मोदी जी ने क्या करा, नदियां साफ करवाई, करवाई नहीं करवाई, करवाई। तो ये क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट ही तो कर रहे हैं रिसोर्सेज का, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे एयर बड़ी प्योर हो गई थी, क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो एक तरीके से ये भी डेवलपमेंट हुआ, मतलब कह सकते हैं ना कोविड ने हमारी एयर क्वालिटी को डेवलप करा, कर सकता है ना। तो यही है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बोल रहा है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना। लाइक कोविड से डेवलपमेंट तो हुआ एयर का, मगर वो एयर का डेवलपमेंट जो हुआ वो हमारे एनवायरनमेंट को तो डैमेज कर दिया, हमको ही डैमेज कर दिया भाई उसने तो, हमको ही डैमेज कर दिया। तो ऐसे डेवलपमेंट, लाइक जैसे हमने नदियों का पानी साफ करवाया था, है ना, हमने यमुना का पानी साफ करवाया था, तो वो हम कह सकते हैं कि दैट इज द पार्ट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक, आई होप यू गॉट इट, है ना। ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल से पेपर आ जाते हैं वैसे। आर्टिकल 21 बस यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 एजेंडा 21, हमें 21st सेंचुरी में हमारे गोल्स वगैरह इस तरीके से होने चाहिए हमारे ग्लोबल की, हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी ना, उन्हीं के रिलेटेड है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा भी ना, बोलेगा आर्टिकल एजेंडा 21 क्या है, बस कुछ नहीं आएगा इसमें, यही आएगा कि बस आप बना बना के लिख सकते हो कि हमारी सारी कंट्रीज से एक बार मीटिंग हुई थी, है ना, ब्राजील में हुई थी, एंड कुछ स्टेट्स ने पार्टिसिपेट लिया था। आई थिंक कितने स्टेट्स थे, लेट मी चेक अबाउट स्टेट्स। काफी स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था, इसमें ऐसे हंड्रेड्स हेड ऑफ स्टेट्स, मोर देन द 100 heads of state meet in the Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit। मतलब ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है, यहाँ पर कुछ नहीं मीटिंग हुई थी, यहाँ पे बताया गया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को ये नहीं करना चाहिए, हमारा टारगेट हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए है। इसी तरीके से बस, दैट इज ऑल अबाउट दैट। ओके, जस्ट नेक्स्ट टू द मूव, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसोर्सेज प्लानिंग। अच्छा भाई एक बात बताओ, आज हम एक बड़ी प्यारी सी बात सीखते हैं। यू नो, मैं थोड़ा डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो हम कुछ आती हैं, है ना, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस ऑल्सो। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि डिफेंस का एक कहते हैं ना, जुड़ा हुआ हूं मैं। तो मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, ये डिफेंस के लिए नहीं, सबके लिए है, बट मोस्टली डिफेंस में फॉलो होता है। किसी भी मिशन पर अगर इंसान पहले जा रहा है, लाइक आई एम अ मैन एंड आई एम गोइंग टू द मिशन, है ना, पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू विल नॉट पास। आप एग्जामिनेशन करते हो, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो आप भी तो प्लान करते हो, मेरे को ये चैप्टर अब पढ़ना है, मेरे को ये चैप्टर अब करना है, मेरे को ये चैप्टर अब करना है ना। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो विदाउट प्लानिंग, आई एम गारंटेड, अगर लक हुआ तो अलग बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर शायद आपका एग्जाम क्लियर ना हो। सही बात है। पर हम तो ये एग्जाम क्लियर करने बैठे हैं ना, तो हमारा काम क्या है, प्लानिंग पे वर्क करना, तो हम प्लानिंग पे वर्क करते हैं। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग का मतलब क्या है भाई, हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे किस चीज के बारे में, कि भाई जहां पर हमें जो चीजें ज्यादा मिल रही हैं, जहां से हमें रिसोर्सेज ज्यादा मिल रही है, हम वहीं पर वैसा काम करें। ठीक है, मतलब अगर आज मेरे को कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि भैया मेरी फोन की फैक्ट्री है, ठीक है, अब मुझे पता है मेरे को फोन के लिए प्लास्टिक चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मुझे इस एरिया में प्लास्टिक चाहिए। और लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, हम थोड़ा सा पेन उठा लेते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। दिक्कत तो वैसे होगी नहीं आपको, आप अब तो चलो सारे सारे। देखो, ये है मेरा एक एरिया, ठीक है, और ये है मेरा एक एरिया, गॉट इट, है ना, ये मेरा दूसरा एरिया। अब मैं बोलता हूँ ये मेरा इंडिया, ये इंडिया, और एक एरिया मेरा ये रहा, ठीक है, ये मेरा इतना एरिया है, ठीक है, ये यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है यहाँ पर एक बहुत प्यारी प्यारी सी चीज, जो कि है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मेरी है फोन की फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में यहाँ लगा सकता हूँ, और एक फैक्ट्री में यहाँ लगा सकता हूँ, दो जगह मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ। भैया मुझे एक बात बताओ, प्लास्टिक का जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है ना, वो इस एरिया में होता है, इस एरिया में जितना भी प्लास्टिक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो आप सब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई काम करना होगा, अगर मुझे कोई भी मुझे वर्क करना होगा,
तो मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि जो इतनी डिस्टेंस पे जाके मैं यहाँ से करूँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल डबल दूँ। मैं तो पास में यहीं से ले लूंगा ना, ये पास पड़ेगा। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग करी मैंने देखा कि मुझे रिसोर्सेज कहाँ ज्यादा मिल रही है, मुझे यहाँ ज्यादा मिल रही है ना। तो मुझे यहाँ रिसोर्सेज ज्यादा मिल रही है तो मैं यहीं पे ले लूंगा। सही बात है ना, सही बात है ना। तो भैया बस इतना ही है, हमें इतना बताया जा रहा है कि हम रिसोर्सेज का इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट तरीके में यूटिलाइजेशन करना है हमें रिसोर्सेज का, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी रिसोर्सेज जो है मिलने लग जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये आगे क्या बोल रहा है, लेट्स सी। प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी, है ना। Judicious use of resources, it has important in country like India which has enormous diversity in availability of resources। मतलब यहाँ पर इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, आप सभी को पता है। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं और उस प्रकार से हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है। समझ आ गया? आई एम पंडित ऑल्सो ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस टाइप मंत्र टाइप एक्टिविटीज। इट्स ओके। देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सेट, मतलब वही है ना, मैंने बताया ना, कुछ रीजन ऐसे हैं जो कुछ चीजों में रिच है, कुछ रीजन ऐसे कुछ चीजों में रिच नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ एक ऑब्जर्वेंस लगाना, ये जो एरियाज है ना, यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत है। एमपी में फॉरेस्ट बहुत है, झारखंड में भी अच्छा खासा है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा है। पता ही होगा आपको, है ना। आपको पता भी होगा कि मोस्टली नक्सलवादी एक्टिविटीज होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है ना। अच्छा खासा फॉरेस्ट है। मगर हमारे पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है ना। मैक्सिमम फॉरेस्ट है। तो जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ जमीन भी अच्छी होगी, तो वहाँ मिनरल्स भी ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कोल डिपॉजिट भी यहाँ ज्यादा होगा। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हैं यहाँ पर ज्यादा मिलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समझ रहे हो? अब इसका मतलब ना, अगर मुझे कमेंट कर सके ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मतलब है क्या। थोड़ा बहुत तो मेरे समझ आया होगा ना, मेरे को पता है इसका मतलब क्या है। बट आपसे मैं रिसोर्स एक बात मतलब बोल रहा हूँ कि अब बताना। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के यहाँ पे अलग, जैसे राजस्थान के बारे में यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड द विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। मतलब सोलर और विंड एनर्जी का सब कुछ अच्छा ठीक ठाक है यहाँ पे मामला, मगर किस चीज की कमी है? वाटर रिसोर्सेज की। अब आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी तो है ही है। तो राजस्थान में अगर हम कोई भी चीज करें, अब मैं एक बात बोलूं, मुझे एक बात बताओ, पागलपंतु वाली बात होगी नहीं होगी? अगर मैं राजस्थान में कोई ऐसी चीज करता हूँ, कोई ऐसी चीज जो वाटर से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लांट लगाता हूँ, अपनी फैक्ट्री लगाता हूँ, कंपनी लगाता हूँ जो वाटर से रिलेटेड हो, तो बेवकूफी होगी ना, होगी। होगी। और वही ऐसे काम में अगर कोई समुद्र वाले इलाके पे करूँ, गोवा में करूँ, है, महाराष्ट्र में करूँ, जहाँ समुद्र है, जहाँ मुझे पानी की जरूरत है, तो वो चीज अच्छी होगी। गॉट इट? तो मुझे वो चीज चाहिए ना, जो चीज जहां मुझे मिल जाए। अब मैं सोलर प्लांट वहां लगा दूं जहां पर सूरज की किरणें आती ना हो, जहाँ 24 घंटे बारिश होती हो, है, तो क्या फायदा? तो मतलब मुझे क्या करना, प्लानिंग करनी है, मुझे प्लानिंग करनी है अच्छी चीज। अच्छी से प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, बस यही है यहाँ पे प्लानिंग के बारे में, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सही बात है भाई, तो नहीं पढ़ना है ना। ये सब आप कुछ है एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, मैंने इंडिया में प्लानिंग के बारे में बता दिया है आपको। कुछ नहीं है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। ये 3 पॉइंट बोल देता हूँ, ये 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, है ना। दिस इन्वॉल्विंग सर्वेइंग, मैपिंग, मतलब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें मैपिंग वगैरह सर्वे करना है, अपने सबसे पहले पहचानना है भैया कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिल सकती हैं। सबसे पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, कर लिया। दूसरा, उसके हिसाब से हम अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो क्या नहीं करना, टेक्नोलॉजी हमारी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और फिर उन रिसोर्सेज की हम अच्छे से प्लानिंग करके उनका उनको डेवलप करो, उन रिसोर्सेज को डेवलप करने में लगा दो, है ना। लाइक मैंने देखा, एग्जाम्पल देते हैं, लाइक मैंने देखा कि महाराष्ट्र की जमीन है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जमीन पे मुझे कोई सॉइल मिल सकती है, मुझे कुछ मुझे ब्लॉक ब्लैक सॉइल मिलती है वहां पे, है ना। इसीलिए हम शुगर केन की खेती वहां पर अच्छी करते हैं महाराष्ट्र में, है ना। तो कुछ एरिया ऑफ मध्य प्रदेश भी होता है उसमें इंक्लूड, है ना। मगर महाराष्ट्र में ये चीजें ज्यादा होती है। तो मैंने देखा कि भैया मुझे, अगर मुझे रिसोर्सेज वहाँ ब्लैक सॉइल मिल रही है, तो मुझे किसी खेती करनी चाहिए, मुझे ब्लैक सॉइल में वहां पर जो खेती करनी चाहिए, मुझे किसकी खेती करनी चाहिए? मुझे वहाँ खेती करनी चाहिए शुगर कैन की। सही बात है ना, कॉटन की। सही बात है ना, इसलिए महाराष्ट्र में शुगर कैन और जो तुम्हारा कॉटन है वो ज्यादा होता है। दैट्स वाई। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करा, मैपिंग में देखा भाई ये चीज कहाँ मिल रही है, देख ली। उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजीज देखा, भाई यहाँ खेती हो सकती है, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करा, अच्छे तरीके से वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए मैंने करा। अब मैंने वहाँ कॉटन और वो कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, एक से दूसरी रिसोर्सेज को जनरेट कर रहे हैं,
और जब हम एक रिसोर्सेज से दूसरी रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस इज नोन एज रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ये हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं। और आप सभी को पता है हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं जिसमें कि हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। नहीं पता होगा तो मैं बताया, तो इकोनॉमिक्स में आप क्लास 11th में अच्छे तरीके से पढ़ोगे अगर आपके पास होती है तो, वरना इतना बताया तो गवर्नमेंट हर साल 5 साल का एक प्लान बनाती है, 5 ईयर प्लान बनाती है हर 5 साल में। और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको इस मतलब बनाती थी जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भैया, अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग चीजें करनी है कुछ इस तरीके से कि नेक्स्ट 5 ईयर प्लान अब कब आएगा आपको ये भी बताना कमेंट में इफ यू कैन टेल, या आएगा भी या नहीं आएगा भी। कहीं 5 ईयर प्लान चेंज तो नहीं हो गया, कहीं उसको किसी और योजना का नाम तो नहीं दे दिया मोदी गवर्नमेंट, ये भी बताना है। अगर नहीं दिया तो ठीक है। तो ये सब हो गया, इतना था इसी में डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, कुछ नहीं है ये, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया सब कुछ कर लिया, इन्फॉर्मेशन कर लिया, ये कर लिया, दिखाना कर लिया, पढ़ाना कर लिया, अब रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी तो बहुत जरूरी है। हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करोगे तो क्या होगा, उन रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और एक कहावत है, याद हो तो, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर हद से ज्यादा आप किसी से प्यार कर बैठो ना तो वो भी गलत होता है। थोड़ी थोड़ी झड़वे झगड़े और लड़ाइयाँ भी जरूरी होती है। कहते हैं ना कि रिश्ते को जितने भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जाके आओगे अपनी गर्लफ्रेंड से बोलोगे हाय बेबी और चल इधर आओ, आप तो तुम्हारा सर फाड़ना है मुझे क्योंकि हमें प्यार बढ़ाना है ना, सर ने बताया था। तो प्लीज डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, है ना। एंड यू कैन कॉल मी भैया, ओके, डोंट कॉल मी सर। हैव यू सीन द वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री? नहीं देखियो ना, एक बार जरूर देखना कोटा फैक्ट्री, आपको पता चलेगा जीतू भैया के बारे में। जिस इसने देखी हो तो जरूर बताना मेरे को, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी। अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करोगे इसका मतलब उसका ओवर यूटिलाइजेशन होगा, और ओवर यूटिलाइजेशन हमारी सब कुछ को बिगाड़ देगा, पूरी प्लानिंग यानी ये सब कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, है ना। सो वी हैव टू कंजर्व एवरीथिंग, है ना। एक गांधी जी का वर्ड है, आप सभी को याद हो तो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आ सकती है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये गांधी जी ने बोला था कि हमारे जितनी जरूरत है ना, सबके लिए यहाँ पे सब कुछ बहुत है, इनफ है। जो हमारे पास है ना सब कुछ इनफ है। मगर लालच तक भाई किसी का पूरा नहीं होता ना। लालच तो आप कितना भी कर लो, आपको अगर आज 500 रुपये मिल रहे हैं, कल को आप बोलोगे 1000 मिले, फिर बोलोगे 1500 मिले, तो लालच का तो कोई अंत ही नहीं है भाई, है ना। तो यही वाले बातें बताई गई यहाँ पे। मैंने जो पढ़ाया है ना आपको, जो मैंने अब तक बताया है, आपको लग रहा हो कि इतना इतना टॉपिक मैंने ये करा है, इतना मैंने ये करा है, डोंट वेरी, मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैंने करा दिया है इतना इनफ है, ठीक है। और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं या 10th के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 11th के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं एसएससी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैं एनडीए के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम गिविंग अ फुल नॉलेज। हो सकता है कुछ चीज़ आपके सिलेबस से बाहर हो सकता है कुछ चीज़ आपके सिलेबस के अंदर हो, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि आपके लिए वो नॉलेजेबल नहीं है, बिकॉज हो सकता है, देखो यार हम पढ़ रहे हैं 9th 11th 12th क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ कर सकते हैं। अगर आपको खेती खुद नहीं खाली एग्जाम पास करना है तो दैट इज ओके। तो मैं आपको बोलूंगा सीरियसली कि आपको शायद मेरी वीडियो का कंटेंट ज्यादा लग रहा हो, और अगर आपको सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यू वांट टू डू समथिंग मोर, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत छोटा है। आई एम टेलिंग यू, धीरे धीरे मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे और सब्जेक्ट्स की वीडियो ऐड करूंगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो मैथ की मिल जाए, ठीक है। शायद जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में, शायद वही चैप्टर पहले खोल के लाऊं। एंड आई एम टेलिंग यू कि वो बेस्ट वीडियो होगी आपके लिए, है ना। डोंट वेरी, हम धीरे धीरे कंटेंट इंक्रीज करेंगे, और हो सकता है आपको कोई और टीचर भी यहाँ पर मिले इस यूट्यूब चैनल पे जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, एंड दे विल गिव यू अ बेस्ट वीडियोस ऑफ अ साइंस सेक्शन ऑल्सो। तो अगर आपको और सेक्शन की वीडियो चाहिए ना तो आप प्लीज मैसेज मी, एंड मैं आपको इस बार इस चैनल के वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन लिंक में, है ना, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। एंड जस्ट गो थ्रू विद दैट, है ना। उस चैनल को आप ऐड ऑन हो, उस चैनल पे आपको नई नई वीडियोस अपडेट होती रहेंगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि सर हमें इस टॉपिक की नीड है, हमें इस चैप्टर की नीड है, हमें ये टॉपिक पहले करा दो, तो आप मेरे को उस टेलीग्राम चैनल में या इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसके लिए, है ना। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेलीग्राम मैंने क्यों चुना है पता है,
टेलीग्राम पे आप कितने भी बच्चे जोड़ सकते हो, एंड टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई एम टेलिंग यू। टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू व्हाट्सअप। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जोड़िए मेरे साथ। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल का आपको नाम सभी को तो पता ही चल गया होगा, शायद इस वीडियो में पता चल जाएगा, स्टडी मेनिया, है ना। स्टडी मेनिया हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है। और आई थिंक मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है इसका नाम, मेरे को थोड़ा बड़ा सोचना पड़ा था मैंने कि क्या रखूँ उसका नाम यार, है ना, मुझे उसका नाम क्या रखना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, बट इट्स ऑल राइट। स्टडी अंडरस्कोर मेनिया, MANIA, ये है। वैसे आपकी कृपा से पिछली वाली वीडियो में 124 अभी तक व्यूज हो चुके हैं, सो दैट्स गुड। स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा, ओके। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, लैंड रिसोर्सेज, मैं आपको बताना चाहूंगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज, और आने वाला जो टॉपिक हम सॉइल पढ़ेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। बस दो ही चीजें बची हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चीज को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट कहते हैं ना कि उतना पढ़ाऊंगा जितना कंटेंट और जितना आ सकता है पेपर में, मतलब थोड़ा 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 सब में से, है ना। आपको एग्जाम टाइम भी कम है, और इतना पढ़ा दूंगा कि हाँ आपके लिए इनफ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। भैया, जो रिसोर्सेज हमें लैंड से मिलती हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ अ लैंड रिसोर्सेज। सही बात है ना। अब कुछ रिसोर्सेज हमें कहीं से मिलती है, कुछ रिसोर्सेज हमें कहीं से मिलती है। आप सभी को पता है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये सर्कल आप देख रहे हो, ये इस सर्कल के 43% में प्लेन है, ठीक है, 30% में माउंटेन, एंड 27% में फ्लैट। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे पहले प्लेन के बारे में, ठीक है, बाकी के दो जब जरूरत पड़ेगी तो हम आगे ले लेंगे, वैसे आपको सभी को पता ही होगा ये क्या होता है। प्लेन मतलब जो एरिया, बिल्कुल प्लेन एरिया, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, अगर इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि प्लेन वो एरिया जहाँ पर नॉर्मली हम एरियाज में भी रह रहे हैं, यूपी वगैरह इन सब एरिया में, ये दीज आर द पार्ट ऑफ अ प्लेन, ओके। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिसोर्सेस, पता है यहाँ पे क्या बोला है, वी लिव ऑन अ लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हम अब इस लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, और इस लैंड को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज भी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे, भाई लैंड के बहुत सारे यूज होते हैं ना, इस तरीके से, उसी वे में बताया गया। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज अटमोस्ट इंपोर्टेंट। अटमोस्ट का मतलब पता है क्या होता है, आज आपको एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, अटमोस्ट, बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टेंट। भाई, अगर जमीन ही ना हो तो रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना, कहाँ से रह पाओगे, पानी में तो रहोगे नहीं आप, और अगर पानी में रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, यू नॉट अ पार्ट ऑफ ए नेवी सीरीज। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो सब लैंड पे ही तो हो रही है भाई। अगर आप चल रहे हो तो वो लैंड पे चल रहे हो, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो लैंड पे हो रहा है। आई नो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन है। अभी गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रही है, आप जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, मम्मी के पास जा रहे हो, पापा के पास जा रहे हो, लैंड पे से जा रहे हो, हैं, कुछ लोग उड़ के भी जाते हैं, आई न्यू इट। बट डोंट वेरी, जो उड़ते हैं ना वो भी लैंड पे आते हैं। शिप भी अगर जा रहा है तो वो भी एक टाइम बाद ना, उसके जो सामान है वो लैंड पे आएगा, है ना। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ लैंड नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, एक तरीके से हमारे लिए फाइनाइट एसेट का वर्क करता है ये, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, लैंड के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे अलग अलग पार्ट है, हम पढ़ेंगे इसको, पर इससे पहले एक दो चीजें क्लियर कर लें, ठीक है। ये वही चीजें बताई मैंने, अभी 43% हमारा लैंड है, 30% हमारे माउंटेन्स हैं, 27% हमारे प्लेट्यूज हैं, ठीक है ना। अब इंडिया हैज अ लैंड वेराइटी ऑफ रिलीफ एंड नेमली माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन। अबाउट 43% द लैंड एरिया प्लेन होते हैं, जो कि हमें किसकी प्रोवाइड, लैंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। लैंड हमारी ये तो काम कर रहा है। माउंटेन हमें क्या प्रोवाइड करता है भैया, माउंटेन से भैया जो रिवर्स आती है बहती हुई, वो हमारे लिए अच्छी सॉइल्स लाती हैं, लाइक एल्यूबल सॉइल जो होती है, जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 43% हमें मिलती है ना। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस पर सारी खेती हो जाती है, तो वो माउंटेन्स के द्वारा जो हमें नदियाँ आती हैं वो देती है। माउंटेन्स हमें बहुत सारी चीजें देते हैं ना, माउंटेन से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्लेटूज होते हैं, प्लेटूज से हम क्या मिलता है भैया, हम मिलते हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, है ना। ये सब चीजें हमें प्लेटूज से मिलता है, फॉरेस्ट, समझ रहे हो ये सब चीजें। अब पढ़ते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब एक बार ये पढ़ लो ना भाई, सब खत्म, लैंड खत्म, ठीक है। लेट्स क्रैक इट।
तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे फॉरेस्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट आप सभी को पता ही है, लैंड का हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं। भाई फॉरेस्ट तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, आज के टाइम पे ऑक्सीजन का एक सबसे बड़ा स्रोत बचा है ना, तो वो फॉरेस्ट ही है। फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर आज हमको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो फॉरेस्ट की मदद से मिल रही है ज्यादातर। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम। गॉट इट? तो हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट हमें क्या दे रहा है? फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन दे रहा है, फॉरेस्ट हमें प्लांट्स दे रहा है, फॉरेस्ट हमें फ्रूट दे रहा है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं, जो वहां पर अलग अलग तरीके के आयुर्वेदिक, मोस्टली आयुर्वेदिक जो डिपेंड करता है वो फॉरेस्ट पे ही करता है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं जो हमें मिल रही है फॉरेस्ट से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। भाई जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहली, बंजर जमीन, वेरन एंड वेस्ट लैंड। बंजर जमीन, एक बात बताओ, क्या कल्टीवेशन मतलब खेती होता है भैया, खेती, ठीक है। कल्टीवेशन मतलब खेती। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप खेती कर सकते हो बंजर जमीन पे? नहीं कर सकते ना। कहते हैं ना, इसका दिल तो बड़ा बंजर है, इसके दिल में कैसे दिल प्यार के पेड़ उगेंगे, है ना, प्यार के फूल उगेंगे। तो नहीं हो सकते ना, बंजर है वो, है ना। लैंड, सेकंड बी पार्ट क्या है इसका? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। ठीक है भैया, एक बात बताओ, जहां बिल्डिंग्स बन रही है, जहां रोड बन रही है, जहां फैक्ट्रीज बन रही हैं, अब वहां पर तो हम खेती नहीं करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना आपके स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है और आप अपनी मैडम के सिर पे जाके वो लगा दोगे क्या? क्या लगाओगे? उल्टा सीधा मत समझना कुछ। मैम के सिर पे जाके क्या लगाओगे आप? मैम के सिर पे जाके पेड़ लगा दोगे? नहीं हो सकता ना ऐसा, नहीं लगा सकते ना। तो हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम नहीं लगा सकते। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर रोड्स पे भी हम नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज पे भी नहीं कर। अब कुछ महान नवाब लोग अगर मुझे ऐसे मिलते हैं जहाँ पर जो बोलेंगे कि हम रोड पे जो है अपना तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि मतलब भैया कुछ महान नवाब ऐसे लोग मिल सकते हैं हमें कि जो हमें बताएं कि भैया ये क्या करना है, वो क्या करना है। एक बात बताओ मुझे जरा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि रोड पे है ना खेती नहीं करनी है और पेड़ नहीं लगाने हैं। अब डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर, कुछ नोएडा में डिवाइडर्स होते हैं, वहां पर पेड़ लगे रहते हैं भैया। तो अपनी ज्ञान ना दे हमको प्लीज, है ना। तो कुछ लोग डिवाइडर्स पर पेड़ लगाते हैं, तो वो रोड पे पेड़ लग रहे हैं, एक्जैक्टली वो डिवाइडर पे एक पार्ट छोड़ा जाता है जो कि मिट्टी का होता है, वहां पर पेड़ लगाते हैं। तो सर आप रोड पे लगवा रहे हो, आप तो बोल रहे थे ऐसे करवा रहे हो वैसा करवा रहे हो, है ना, कि ये है वो है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर थोड़ा सेंस वाली बातों के बारे में, ठीक है। तो बाकी ये तो रहा मजाक से अलग। तो अब हम बात करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब फैलो लैंड के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। फैलो लैंड नेक्स्ट टॉपिक है, मगर मैं ये बता देता हूँ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड ऐसी कौन सी लैंड है जो हम जिन्हें हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, ठीक है। अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहां पर आपको पता है, आप सभी तो इंसान हो, आप सभी तो होटल्स में जाकर खाना खा लेते हो, आप सभी तो अपने घर में खाना खा लेते हो, बट हम जो बात कर रहे हैं जानवरों के बारे में, कुछ परमानेंट ऐसी जगह छोड़ दी गई है जहां पर घास उगती है, कुछ थोड़े बहुत पेड़ उग जाते हैं, कुछ अपने आप चीजें ऐसी जमीन एरिया छोड़ दें। क्यों? भाई जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, ये कहाँ खाना खाएंगे? जो अब जंगल तो है नहीं हर जगह, अब हमारे एरिया में भी कुछ जगह से छोड़ दी जाती है जहाँ पर ऑलरेडी घास उगती रहे, हमेशा घास उगती रहे, ये चीजें आती रहे। बिकॉज वहां जाके तो ये गाय डोलते हैं हमारे रोडों पे, कुत्ते डोलते हैं, ये खाना कहाँ खाते हैं? ये जो अगर अगर जो हमारे एनिमल्स होते हैं भाई, ये यहीं तो जा खाना खाएंगे। और ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये भी एक ऑक्सीजन का स्रोत हो सकता है हमारे लिए, और बहुत सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट खुद जानबूझ के छोड़ देती है इन इलाकों को। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। अब एक मतलब कहते हैं ना, आपने देखा होगा, ये तो प्रॉपर, एक तो प्रॉपर घास वाला होगा जहाँ पर इंसान घुसने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एक हो गया थोड़ा सा एरिया जहाँ पर हल्के हल्के पेड़ होंगे दो चार, और वो एरिया छोड़ दिया गया है ना, गवर्नमेंट ने बना दिया गया है। और ऐसे ही वहां पर मतलब जानवर भी आ सकते हैं, अब हल्के हल्के ट्रीज भी हैं वहां पर, ट्रीज उगाने के लिए वो एरिया है, हम भी जा सकते हैं घूमने के लिए, है ना। कहते हैं थोड़ा जंगल से एक्सपीरियंस करना है ना। मेरे एरिया में ऐसे काफी बहुत सारे हैं, तो मैं तो करता रहता हूँ इफ पॉसिबल, तो है ना। तो भाई वैसे तो क्या ही बोले, अब गवर्नमेंट कुछ काम तो अच्छे करते हैं, तो वैसे तो सब ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला वाला, दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। एक बात याद रखना, ऐसी लैंड जो सिर्फ हमने छोड़ दी है, कितने साल से ज्यादा के लिए? 5 साल से ज्यादा के लिए, कि यहाँ पर हमें कोई एग्रीकल्चर नहीं करना, मतलब हमने कोई प्लानिंग कर ली। एग्जाम्पल, कल को गवर्नमेंट को कोई जरूरत पड़ेगी कोई चीज प्लांट करने के लिए, कोई चीज उगाने के लिए, लाइक मुझे इंडस्ट्रीज उगानी है, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइक मुझे इंडस्ट्रीज जो है उगानी, बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मेरी लैंग्वेज है, इंडस्ट्रीज उगानी है, मतलब इंडस्ट्रीज, हमें इंडस्ट्रीज बड़ी करनी है, क्या दिक्कत है, बोल सकते हैं, है ना। समझ आना चाहिए ना, हमें इंडस्ट्रीज उगानी है, क्या करेंगे? गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी लैंड की, कहाँ उगाएगी वो इंडस्ट्रीज, कहाँ उगाएगी? वो इंडस्ट्रीज उगाएगी कहाँ पर? वो उगाएगी उस एरिया में जो उन्होंने लैंड छोड़ रखी है। हम 5 साल से ज्यादा के लिए कोई लैंड जो खाली छोड़ देते हैं, है ना। समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फेलो लैंड। फेलो लैंड कौन सी लैंड है भाई? अब भाई
थोड़ा बहुत जिन लोगों ने ना अच्छा खासा बॉर्नवीटा पिया है ना घर पे, है ना, जो लोग बॉर्नवीटा पीते हैं, लोग कॉम्प्लान पीते हैं, उनका थोड़ा दिमाग ज्यादा काम करता है ना, क्योंकि मैंने भी पिया है। ठीक है। तो अब वो बोलेंगे सर 5 साल से अगर हमने कम के लिए कोई लैंड छोड़ दी तो, 5 साल से हमने अगर कोई कम के लिए लैंड छोड़ दी तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, 1 साल से 5 साल के लिए अगर आपने कोई लैंड खाली छोड़ी हुई है, दैट इज द पार्ट ऑफ अदर देन करंट फेलो। तो जो 1 साल से कम के लिए छोड़ी है वो करंट फेलो का पार्ट होगी। दोबारा बता देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अगर आपने कोई भी लैंड खाली छोड़ रखी है गवर्नमेंट ने 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो वो किसका पार्ट है? करंट फेलो का। 1 से 5 साल के लिए किसका पार्ट होगा? अदर देन करंट फेलो। और जो 5 साल से भी ज्यादा के लिए है वो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। गॉट इट? गॉट इट? ओके, जस्ट नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेट शोन एरिया। व्हाट इज द नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? पहली बात बताना चाहूंगा मैं, ग्रॉस का मतलब होता है एक साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा मार्क की जरूरत पड़ेगी। सो एक मिनट रुक जाइए आप सभी। या भैया, दिस इज द हमारा कहते हैं खेत, ठीक है, ये हमारा खेत है जहां पर हमें खेती करनी है। ठीक है, जहां पर हमें खेती करनी है। और आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ पर हमें ना ये जो खेती, यही खेती करनी है। ये एरिया जो है ना 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर है। तो मैंने क्या करा, 6 महीने मैंने यहाँ पर कोई और खेती करी, और 6 महीने मैंने यहाँ कोई और खेती करी। होता है ना सीजनेबल खेती जो होती है ना। तो 6 महीने मैंने कोई और खेती करी, 6 महीने मैंने कोई और खेती करी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बोल कर रखा है, पता है क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? देखो सॉरी, बुक में क्या देखा है, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने 1 साल, मान लो 1 साल खेती करी मैंने पूरी की पूरी 1 हेक्टेयर पे, तो मैंने टोटल खेती कितनी करी है? 1 हेक्टेयर। तो मेरा ये एरिया क्या कहलाएगा? नेट शोन एरिया। मगर जब इसी 1 हेक्टेयर पे मैंने पहले 1 हेक्टेयर पे करी, मैंने किसी चीज, मैंने पहले मैंने कोई दाल की खेती कर ली, ठीक है, मैंने मसूर की खेती कर ली, उसके बाद मैंने उर्द की खेती कर ली, है ना, मैंने मसूर की खेती कर ली पहले, फिर मैंने कोई और कर ली, मूंग की खेती कर ली उसके बाद मैंने, ठीक है, पहले 1 हेक्टेयर पे मसूर की कर ली 6 महीने, 1 हेक्टेयर पे मूंग की कर ली मैंने, ठीक है, दो दाल की खेती कर ली मैंने। जमीन कितनी है? 1 हेक्टेयर। मरकरी कितनी है? 2 बार। तो इसलिए हम कितना काउंट करेंगे से? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर करेंगे। एग्जाम्पल दूं, 6 महीने मैंने अपने जो मकान है इसमें किसी एक किराएदार को बसा दिया, दोबारा 6 महीने की बात हुई, मैंने वहां पर दूसरा किराएदार किराएदार बसा दिया। तो एग्जैक्टली बात करूं तो मेरी यहाँ पर आए तो 2 किराएदार है ना। पहले किराएदार ने मुझे दिया 1,000 रुपए, दूसरे ने दिए मुझे 1,500 रुपए। टोटल कितना होना मेरा? 2,500 बने ना, बने 2,500 बने मेरे, है ना, ग्रॉस बता रहा हूँ मैं, 2,500 बने मेरे हैं। अगर मैंने, और मेरे पास एक ही किराएदार आया था एक बार, तो उस किराएदार ने मुझे कितने रुपए दिए? जो एक ही किराएदार आया था 1 साल की जो रहा था उसने दिए मुझे खाली कितने? 2,000 रुपए। तो मेरे को 500 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ? तो मैं यहाँ यही बात कर रहा हूँ कि जब मैंने 2 बार खेती कर ली एक ही हेक्टेयर जमीन पे, 2 बार खेती करी है, तो वो कितनी काउंट होगी एज कम्पेयर टू ग्रॉस जो है 2 बार, 2 हेक्टेयर। समझ आ गया? तो नेट शोन एरिया मतलब जहां पर मैंने एक बार खेती करी 1 साल में, वो नेट आ गया। और जब हम 1 साल से ज्यादा कर देते हैं, उसको ज्यादा उगा देते हैं, एग्रीकल्चर की खेती को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। गॉट इट? गॉट इट? समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, चलो। अब नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भैया पढ़ोगे सर? बस इंपोर्टेंट है, पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, पढ़ लो। The use of land determined by both by the physical factors such as topography, climate, soil type, as well as the human factors such as population, density, technology, capability, culture, and the tradition, etc. भैया क्या बोल रहा है? What this topic is telling to me, land use is determined both by the physical factors such as topography, climate, soil type, as well as the human factor। मतलब फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है। देखो भाई, लैंड हम यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है ना सॉइल का टाइप क्या है, वहां पर कैसा है। जैसे मैंने बताया ना, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो वहां पर कॉटन के, शुगर की खेती करते हैं, ठीक है, फिजिकल भी। ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है भाई, टेक्नोलॉजी, हम कहाँ पर। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, फोन वाला याद आया? अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, हमारे लिए पास पड़ रहा है कोई और जगह, और हम जा, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, लाइक सपोज आई एम टेलिंग यू, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। कहाँ गए ड्रॉ वाला, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हमें यहाँ से सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये दिल बन गया ना बी वाला,
हाँ भाई है, दिल्ली बनेगा हमारा, तो दिल्ली बनता है, तोड़ा नहीं ना, सिर्फ दिल किसी ने, इसलिए। तो बी पॉइंट से यहां से मुझे ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी होगी एज कंपेयर टू ए। सही बात है, नहीं सही बात है? तो ये तो मेरा बेटा है ह्यूमन, ह्यूमन फैक्टर, कि मुझे दिख रहा है भैया मेरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मेरी सारी फैसिलिटीज के हिसाब से, मुझे जितने भी काम करने हैं, मुझे बी पॉइंट पे जल्दी आसानी होगी एज कम्पेयर टू ए। क्योंकि जितना पैसा मैं ए पे लगाऊंगा ना, अगर मुझे वहां पर मान रहा हूँ कि मुझे फिजिकल रिसोर्सेज वहां पर ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू बी, थोड़ा बहुत मतलब कहते हैं ना 21-20 का फर्क मिल रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं ए पॉइंट पे ले जाऊंगा तो इतनी मुझे कॉस्ट पड़ जाएगी जितनी मुझे बी पे फायदा होगा। समझ रहे हो ना? तो मुझे बी पे क्या करना है, मुझे बी पे करनी है। तो मैंने देखा भाई मेरे के ह्यूमन फैक्टर देख लिया मैंने क्या है, और मैंने अपने फिजिकल फैक्टर भी देख लिए, फिजिकल फैक्टर भी देख लिया मैंने, ह्यूमन फैक्टर भी देख लिए। फिजिकल फैक्टर मतलब जो हमें टोपोग्राफी देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, कौन सी जगह कौन सी किस हिसाब से अच्छी है। अब भैया अगर आप सोच रहे हो कि राजस्थान में जाके गन्ने उगाऊंगा, तो वो तो अलग बात है ना, वो तो उगा नहीं सकते ना राजस्थान में जाके गन्ने। उगा सकते हो तो अच्छी बात है ना? या फिर राजस्थान में बोल रहे हो कि मुझे पानी का काम करना है, तो वो थोड़ा सा अलग सीन पड़ जाएगा। वैसे मैं सॉइल के बारे में बताऊंगा अभी। ये आपके एक ग्राफ है जनरल, कौन सी सॉइल कितनी ज्यादा दे रखी है पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने को, मैं बता चुका हूँ। वैसे मैं सारा कंप्लीट करा चुका हूँ, वैसे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ ना सारा, देखो ये इस तरीके से। फॉरेस्ट भी करा दिया, बैरन भी करा दिया, नॉन एग्रीकल्चर भी करा दिया, परमानेंट भी करा दिया, एरिया वाला ट्री एंड क्रॉप ग्रुप्स वाला करा दिया जहाँ पे घास ज्यादा उगती है, समझ रहे हो? मिसलेनियस मिसलेनियस, थोड़ा बहुत आप भी जाते हो। और ग्रेजिंग लैंड मतलब जो जानवरों के लिए होता है। नॉन एग्रीकल्चर वाला पता है ना, एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए मैंने बताया था, अनकल्चरेबल वेस्ट भी बताया था मैंने, फॉरेस्ट बताया था, कल्चरेबल वेस्ट भी बता दिया, फैलो एंड करंट फैलो भी बता दिया मैंने, करंट फैलो भी बता दिया, और नेट शोन एरिया भी बता दिया, तो सब क्लियर हो गया, और ग्रॉस वाला भी बता दिया। इसी के बारे में बोल रखा है, इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, एंड अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। आ हा 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 हा, आ हा हा। ये लैंड डिगार्डेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये आपको खुद पढ़ने हैं, इसके बारे में अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। इसमें कुछ नहीं है बताने को, ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट योर नॉलेज। जो मैंने बताया ना, माइनिंग साइट्स वगैरह कहाँ होती है, ये होती है मध्य प्रदेश में, क्या मिलेगा तुम्हें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम फिर रोगे, है ना? वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, वील हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू। मतलब हमारी पास्ट जनरेशन ने हमारी को अपनी लैंड शेयर करी है, तो हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी लैंड शेयर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। हमारी 95% ऑफ बेसिक नीड फूड शेल्टर एंड क्लॉथ है। ठीक है, फूड भी है, शेल्टर भी है, और क्लॉथ भी हमारी बेसिक नीड का पार्ट है। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी हो रही हैं, वो सारी की सारी कहाँ से हो रही है, लैंड से हो रही है। और हम अपनी जो लैंड है उनको ज्यादातर क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, उन लैंड को अपनी को रिजर्व करना, क्योंकि हम उस लैंड को अच्छे तरीके से अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे पाए। भाई आप यही चाहोगे ना, कल को आप बड़े हो, आपके बच्चों को आप अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन दो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी दो, जिससे कि उनको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी नॉर्मल सोच है, तो अगर मेरी तरह सोचे तो आप यही सोचोगे फिर कि वो अपने आप कमाए जो भी कमाना है। लाइक लाइक बिल गेट्स थिंकिंग, थोड़ा बहुत दो जितना जरूरत है, बाकी अपने आप कमाओ। ठीक है, मेहनत करो, फ्री का मिलता है ना, मैं जो बाप को उड़ाते हैं सारे के सारे। डोंट वेरी, अब्यूजिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज कर ही सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। इट्स ओके यार, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। क्या बोला था वैसे पता है मैंने? बैकचो, आप सभी को पता होगा शायद बैकचो का मतलब क्या होता है। पता है क्या ना, दैट वाज नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, शायद आपकी सुनने में कोई कमी हो गई हो, है ना? आपने सुना ना हो, तो इट्स ऑल राइट। ठीक है, some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, clearing to have contributed significantly in land degradation। ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग से बताया मैंने, ग्रेजिंग बताया था ना, घास वाला, माइनिंग एंड क्वारीफाइंग टू कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। भाई ये लैंड डिग्रेडेशन वाला पढ़ क्या रहा है, मुझे लैंड डिग्रेडेशन का मतलब पता क्या है? कौन बताएगा लैंड डिग्रेडेशन का मतलब? कमेंट। बस लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है, लैंड डिग्रेडेशन जो होता है ना वो रिडक्शन, लैंड, मैं इंग्लिश में बताता हूँ उसका मतलब प्रॉपर्ली। लैंड डिग्रेडेशन इज द रिडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल, ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेन। ठीक है, मतलब ये रिडक्शन करता है किस चीज में, बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में, किसकी वजह से, एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेन में, रेन की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है, यही मतलब है इसका। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, माइनिंग साइट जो है ना, जैसे कि ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मतलब ये बता रखा है ना, ड्यू टू द माइनिंग हैव अ कॉज, ये राजस्थान, गुजरात, ये जो एरियाज बता रखे हैं ना यहाँ पे, यहाँ माइनिंग फैसिलिटीज बहुत मिलेंगी। अब माइंस में हम ये मत पूछना क्या मिलता है ना, कुछ कोयले की माइन होगी, ठीक है, कोयल की माइन होगी, तो यहाँ पर माइनिंग ज्यादा मिलता है हमें, बिकॉज एक तरीके से आप बोल सकते हो ना
जहाँ पर पहाड़, पथरीले पहाड़ जो होते हैं, यहाँ भी ज्यादा मिलता है, बिकॉज यही जगह तो होती है जहाँ पर हमें खुदाई करनी होती है, जमीन के अंदर होते हैं। बिकॉज जो हमें चीजें मिलती है ना, वो यही इंपॉर्टेंट एरिया है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब ये टॉपिक मैं कंप्लीट करना चाहूंगा बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और हमें करने ज्यादा है। तो अब मैं बताना चाहूंगा, ये मत सोचना भाई मैंने इतना इतना पढ़ा है, इतना इतना नहीं पढ़ा है। मैंने जितना पढ़ा है ना उतना पढ़ लोगे ना, इनफ है, क्योंकि आपने साल भर में इतना भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है बहुत इनफ है। अब सॉइल एज ए रिसोर्सेज, हम सॉइल की बात करते हैं। भाई सॉइल पहले पता है बनती कैसे है? सॉइल बनती कैसे है, मैं नॉर्मल सी बात करना चाहूंगा, सॉइल बनती कैसे है। देखो मैं पेन तो उठा नहीं रहा हूँ, बट बता देता हूँ। ठीक है, देखो सॉइल कैसे बताऊँ, चल एक मिनट रुको। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग थ्रू द मार्कर। ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। चल क्यों नहीं रहा, चल जा। ये सॉइल है। इस सॉइल को सबसे पहले पता बनाने का काम किसने करा होगा? सैंड ने। कंपोजिशन होता कैसे सॉइल का? भाई ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। एक काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पे, या जैसे भी करना है वो लिख दो। सॉइल को सबसे पहले बनाया होगा सैंड ने। सैंड जो होती है ना, बड़ी मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, सैंड जो है, इसलिए वाटर यहाँ पर रुक नहीं पाता है। मतलब सैंड आपने देखी भी होगी, जो मिट्टी में मिलती है आपको, जो बचपन में हाथ में आती है आपके में, मोटे मोटे पार्टिकल्स होता है, अलग से नजर आ जाते हैं सैंड के। ठीक है, एक होता है सिल्ट, SILT। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट मैं आपको एक मिनट बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको क्ले बताता हूँ। क्ले क्या होता है? क्ले के बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत मिनी मिनी पार्टिकल्स, सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो क्ले के क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और इन दोनों के बीच का जो मीडिएटर होता है ना, वो होता है सिल्ट। समझ आ गया? बस इतना ही है। ये आपको आपके एल्यूवियल सॉइल का पार्ट भी मिलेगा, इसी बुक में दे रखा है, आगे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो कहाँ दे रखा है। ये आपको यहीं दे रखा है आगे, और ये देखो ये दे रखा। आई थिंक कहाँ देखा था मैंने, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, है ना। देखो ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा। सैंड, सिल्ट एंड क्ले एल्यूवियल सॉइल का पार्ट है। वैसे एल्यूवियल सॉइल हमारी फर्स्ट सॉइल है जहाँ पे मिलता है। मैं बता देता हूँ फिर भी क्या होता है। कि सैंड जो होता है आपका, वो मोटे मोटे पार्टिकल्स जितने भी होते हैं ना, जहाँ पर जो जो हमारे मिट्टी के मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमें मिलते हैं सैंड, उन्हें मोटे मोटे पार्टिकल्स को मिलके बनता है। एंड ये चीज हमें एक तरीके से, मतलब स्टोन नहीं होते, स्टोन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे हमारे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, पत्थर की लेयर होती है, लेयर लेयर आती है हमारे पत्थर की, जो लेयर होती है, रॉक्स होते हैं, रॉक्स की जो लेयर होती है ना, उनकी लेयर से बनती है ये चीज, धीरे 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 इकट्ठा होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है, उससे हमें सैंड मिलता है। कहीं पे वाटर वाटर की मतलब मिक्सअप हो जाते हैं, उस तरीके से बनते हैं हमें ये। ठीक है, सिल्ट मैं आपको बता चुका हूँ मीडिएटर का पार्ट होता है। क्ले मैं आपको बता ही चुका हूँ क्ले क्या होती है ना। क्ले बता चुका हूँ मैं आपको। और क्या कहते हैं, ये ना वाटर इसमें स्टोर होता है हमारा, मतलब वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं हमारे क्ले में, बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इसमें। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है एक तरीके से। और क्ले और सैंड के बीच का पार्ट है जिसे सिल्ट बोलते हैं, यहाँ पर मीडिएटर बोल सकते हैं, मीडिएटर, है ना, मीडिएटर बोल सकते हैं। और क्ले आपको पता है ज्यादातर फर्स्ट वाले एरियाज में पाई जाती है, फॉरेस्ट वाले एरियाज में। फर्स्ट वाले एरियाज में क्यों पाई जाती है, मैं बताता हूँ उसका रीजन, बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई क्ले बहुत गीली टाइप की होती है ना, है ना, क्ले बहुत गीली होती है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वहां पर हमेशा पेड़ पौधे की वजह से वो जो जमीन जो होती है वो गीली रहती है ना, दैट्स वाई ये हमें वहां मिलती है। मिनरल्स, मिनरल से भी बनी होती है सॉइल, सॉइल के बीच में हमेशा मिनरल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम हो गया, है ना आपका, इस तरीके के जो एल्युमिनियम हो गया, ये आपके मिनरल्स हमेशा आपको सॉइल में मिलेंगे मिलेंगे, है ना। एक होता है आपका आपका जो नॉर्मल गैसेस होती हैं, गैसेस भी आपको सॉइल के अंदर मिलेगी हमेशा। गैसेस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने बोला ना, सैंड के बीच में जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, वहीं पर तो गैस होती है, वहीं पर तो गैसेस स्टोर होती है। ठीक है, तो आपको गैसेस मिलेगी, उसके बाद आपको वाटर भी मिलेगा। ठीक है, वाटर भी वहां पे मिलेगा। वाटर तो आपको पता ही है सॉइल के अंदर मिलता ही है, बिकॉज वाटर की कंजप्शन के बिना सॉइल कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन स्टार्ट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि बेसिकली 8 टाइप की हो सकती है। देखता है कि कितने टाइप की दे रखी है। हम्म अगर 8 की यहाँ दे भी नहीं रखी होगी तो मैं बता दूंगा अपनी साइड से, डोंट वरी। ठीक है, तो पहली सॉइल मैं बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, अब मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पर 45.6% मिलती है इंडिया में। और ये ज्यादातर कौन सी सॉइल होती है?
हमें ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है ना, मतलब यहाँ पर हम जितनी भी खेती हो सकते हैं ना कर सकते हैं, जितनी ज्यादातर खेती हो सकती है वो हम कर सकते हैं। ग्राफ दे रखा है एलिबल सॉइल का, लेट मी चेक इट। हीरा, टक 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 टक। ये आपका एलिबल सॉइल देख रहे हो, मतलब ये जो एलिबल सॉइल है ना, ये वाली, ये देखो, ये देखो, ये वाला एरिया। अब ध्यान से एरिया देखना, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, ये एरिया, ये एरिया। अब मैं बताना चाहूंगा क्यों। इंडस ट्रिब्यूटी है आपकी, इंडस रिवर है, इंडस रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे मिलेगी हमेशा। क्यों? ये कौन सी सॉइल होती है भैया? पहाड़ों से जो नदियां बह के आ रही होती हैं, या कहीं से भी जो नदियां बह के आ रही होती हैं, उन नदियों के साथ साथ जो मिट्टी आती है, नई नई सॉइल, नई 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 सॉइल, वो पार्ट होती है किसका? एल्यूवियल सॉइल का। इस पे आप कोई भी खेती कर सकते हो, 99.99% कोई सी भी खेती कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ सब फर्टाइल है। इसीलिए हम कहते हैं यूपी बिहार, यहाँ की जमीनें जो है बड़ी उपजाऊ है। ठीक है, यूपी बिहार वाले तो इलाके पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी जमीनें उपजाऊ हैं, यहाँ पर आप कोई सी भी खेती कर सकते हो, अच्छी खेती कर सकते हो। शायद आपको ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जस्ट अब इसका ना भाई एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, है ना, ये डिपोजिटिंग होते हैं यहाँ पर, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपोजिट होते हैं। किसके डिपोजिट होते हैं? जो नदियां बह के आ रही होती हैं आपके ऊपर से, और उन नदियों के जो और माउंटेन्स होते हैं आपके, जितने भी माउंटेन्स के पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, इन सबके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपके, जो नदियां माउंटेन से बह के आ रही होती है, उनके पार्टिकल्स आपके पास आते हैं, नए नए पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये खेती बड़ी अच्छी करवाते हैं यहाँ पर, और खेती अच्छी होती है। तो एल्यूवियल सॉइल याद रख लेना, वो सॉइल है जहां पर बेहतरीन खेती होती है, और 45.6% अप्रोक्सीमेटली आधा ही हो गया, आधे हमारे भारत में यही मिलेगी आपको। ठीक है, अब ये मत देखना एरिया इतना छोटा है मिल रही है, भाई नंबर ऑफ सॉइल देखते हैं कितनी परसेंट होती है उस एरिया में। हो सकता है एक गिलास में पूरा 1 लीटर पानी और दूसरे गिलास में दिखा रखा हो कि हाँ भाई फैला हुआ है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगा खादर और भांगर क्या होती है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं एलिबल सॉइल के, खादर और भांगर। ये ग्राफिक हो जाएगा अभी आपका एंड तक, बाकी सॉइल मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। खादर और भांगर क्या होते हैं भाई? खादर और भांगर वो होते हैं जहां पर न्यू एलिबल सॉइल मिलती है, ठीक है, जहां पर न्यू एलिबल सॉइल होती है, मतलब जैसे एक होती है पुरानी वाली, एक होती है नई वाली। अब जहां पर फ्लड आता है, बाढ़ आती है, ठीक है, जहां फ्लड आता है, बाढ़ आती है ना, कोई चीज हो रही है, कोई बार बार कोई नई नई चीज हो रही है, तो वहां पर तो नई नई सॉइल आती जाएगी ना, आएगी? आएगी नहीं आएगी? आप खुद ही बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी चीजें हैं, जैसे कोई एरिया है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे बिहार का कुछ एरिया जहाँ पर बाढ़ आई, तो वहां पर बाढ़ आएगी तो बार 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 पानी, हर साल में नया नया पानी आता जाएगा। बिहार में अभी भी आई थी बाढ़, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां बाढ़ की वजह से ना नए नए सॉइल के पार्टिकल्स ऐड होते जाएंगे, इसलिए हम बोल सकेंगे कि वो किसका पार्ट होगा? वो खादर का पार्ट होगा। बट हम बाहर की बात करें तो वो किसका पार्ट होगा? जहां पर पुराने पार्टिकल्स मिलेंगे, जहां पर थोड़े से चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत टाइम में चेंजेस आते हैं, है ना, वहां भागर का पार्ट होगा। गॉट इट? बस इतना ही है ये एलिबल सॉइल में, है ना, ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पर हम ज्यादातर किसकी खेती कर सकते हैं, जैसे राइस की बहुत अच्छी खेती हो सकती है, व्हीट की हो सकती है, शुगर कैन की हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपको सिटीज का नाम देखना है तो आप खुद देख सकते हो, मैंने ये एरिया बता दिया है, वैसे तो इस एरिया के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और मैं बताऊं, इफ यू आर रीडिंग ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना ज्योग्राफी में, तो बहुत बेकार है भाई। मैप की नॉलेज होनी चाहिए आपको, मैपिंग की नॉलेज कर लो, मैपिंग नॉलेज पढ़ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, ऐसे जहां अगर मैं उंगली रख रहा हूँ ना कि मैंने ये एरिया कौन सा है, तो मुझे इस एरिया का नाम पता होना चाहिए कौन सा है, चाहे वो फिजिकल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें। ओके, हम बात करते हैं, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं थोड़ा अपना। ठीक है, डोंट वेरी, जल्दी जल्दी में भी हम पूरा पूरा करेंगे, है ना। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है भैया? मैंने आपको बताया बार 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 बार, मैंने ब्लैक सॉइल का नाम लिया पीछे। महाराष्ट्र में आपको ज्यादातर ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल होती क्या है? ये, इसको हम ना रेग्यूलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये सॉइल होती है ना, कॉटन और शुगर केन के लिए बहुत ही प्यारी होती है। ठीक है, जो हमारे वॉल्केनिक ओरिजिन होते हैं ना, हमारे जितने भी डेक्कन प्लेट्यूज होते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज तो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो हमारे प्लेट्यूज वाला इलाका होता है डेक्कन प्लेट्यूज, और जितने भी हमारे वॉल्केनिक वॉल्केनिक हमारे ओरिजिन होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर उसके बाद वहां से वॉल्केनिक कंजप्शन से उसके बाद जो हमारे लेयर जम जाती है पत्थर की, है ना, उसका होता क्या है, वो जो वॉल्केनो निकलता है वहां से उसकी पत्थर की लेयर जम जाती है। जब उसकी पत्थर की लेयर जम जाएगी तो फिर उससे क्या होगा? उस लेयर से ना धीरे 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 चीजें इकट्ठी होती रहेंगी, और वो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं शुगर कैन की और कॉटन की खेतियां बहुत अच्छी हो सकती है, और होती है। ठीक है, यहाँ शुगर कैन की उसकी अच्छी खेती होती है। और वैसे तो हम यहाँ पर, है ना, कहते हैं ना कि जूट वीट ये सब भी उगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली सॉइल, रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल क्या होती है? देखो, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बुक नहीं दिखा रहा हूँ, बुक आप सभी आप खोल के बैठे हो, ठीक है, बुक आप सभी खोल के बैठे हो।
उसी को रीड आउट कर लो। मैं सिर्फ आपको ना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, ब्लैक सोइल का देखो पार्ट ये रहा, मेरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दिख रहा है, दिख रहा। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ के नीचे का भी है, तेरा साउथ का पार्ट पे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये ब्लैक सॉइल का पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं अगली सॉइल के बारे में, रेड सॉइल के बारे में। भैया रेड सॉइल, रेड सॉइल जो होती है ना, इसमें रेड क्यों होती है पहले मैं बताना चाहूंगा। रेड सॉइल रेड होती क्यों है? ये रेड इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ आयरन की जो कंटेंट है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं, आयरन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आयरन यहाँ ज्यादा है। और ये हमारे जो जितने भी हमारे जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, उनसे जाके उनसे फॉर्म होते हैं, है ना। मेटाफॉर्मिक रॉक होते हैं। अब मेटाफॉर्मिक रॉक क्या होते हैं यार, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप गूगल पर सर्च कर लेना मेटाफॉर्मिक रॉक कैसे होते हैं। वैसे आपको शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तो आपकी अगर नेक्स्ट क्लास में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, पक्का, है ना। या अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा रिलेटेड टू द मेटाफॉर्मिक रॉक और कुछ भी। ओके। तो मेटाफॉर्मिक रॉक जो अब इतना समझ लो, पेपर में ज्यादा नहीं आएगा, इतना ही पूछेगा। मेटाफॉर्मिक जो रॉक होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन होते हैं हमारे, उनके बेसिस पे जो हमारे फॉर्म होते हैं ना यहाँ पे, तो वो जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी, यहाँ पर रेड सॉइल होती है, ठीक है। रेड सॉइल में आयरन ज्यादा होता है ना, आयरन ज्यादा होता है यहाँ पे। अगर हम बोल सकते हैं ना कि ये सस्टेनेबल फॉर, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर ना मतलब अप्रोप्रिएट इरिगेशन एंड ह्यूमस होता है या नहीं होता है। अगर हम बोले अगर अगर अच्छी तरीके से कराया जाए ना, इरिगेशन अच्छी तरीके से कराया जाए, थोड़ा सा पानी होता है और ह्यूमस वाला एरिया हो, तो यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। वो भी किसकी कर सकते हैं, राइस की कर सकते हैं, शुगर केन की कर सकते हैं, कॉटन की कर सकते हैं और इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, राइस की खेती साउथ में कुछ ज्यादा ही होती है, अच्छी खासी रिच होता है इन मामलों में, है ना। अब देखो यहाँ पर केरल का इलाका ये पड़ता है, पड़ता ही नहीं पड़ता, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल है नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर इस एरिया में चावल की खेती अच्छी होगी नहीं होगी? भाई जहां पानी होगा वहां चावल की खेती अच्छी होगी। तो आपको समझ आ गया ना। तो चीजें रटनी नहीं है, यहाँ चीजें समझ आ जाएंगी कि भाई केरल साइड में हो रहा है तो केरल साइड में हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे चावल की खेती अच्छी हो रही है, किसकी खेती अच्छी हो रही है, ठीक है। ये हमारा बन गया इसका पार्ट। अब हम पढ़ते हैं अपनी इलेक्ट्रिक सॉइल, है ना। भाई है कौन सी पार्ट देख लेंगे जरा, कोई दिक्कत ना हो तो। कौन कौन सी सॉइल है इसमें, बुक में आपकी में मैंने ना पढ़ा नहीं है ना बुक आपकी, मैं बस देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने एलिवल कर ली, आपने ब्लैक कर ली, ठीक है। आपने एलिवल कर ली, आपने ब्लैक कर ली, उसके बाद आपकी आती है रेड एंड येलो भी कर ली आपने। इलेक्ट्रिक सॉइल होगी, एरिड सॉइल होगी और फॉरेस्ट सॉइल होगी। आई थिंक तीन ही है क्या? बस 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 ये तीन है। अरे भाई हो गई, फिर तो क्या ही दिक्कत है। अभी करते हैं कंप्लीट, अभी करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। अरे हाँ यार ये तो रखिए, मेरा भी दिमाग तो गया है, मैं पीछे जा रहा हूँ। गॉट इट। तो थोड़ा ना वीडियो बन रही है तो ये मैं सोच रहा मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा भाई, मैं वैसे ही बात करूँ जैसे मेरे सामने तुम बैठे हुए हो। तुमको वही फील आएगा पढ़ के, इससे अलग फील नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक सॉइल कौन सी होती है भाई हमारी, ठीक है। ये भी थोड़ी थोड़ी ना रेड होती है कलर में, थोड़ी थोड़ी रेड होती है इलेक्ट्रिक सॉइल जो होती है हमारी कलर में, है ना। और इसके अंदर हमारे जो भी नाइट्रोजन वगैरह होते हैं ना, इस तरीके की चीजें हमारी मिलेंगी इसके अंदर। और ये थोड़ी मैं बताऊँ, एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। ये खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज रीजन क्या है कि यहाँ पर ना एसिडिक होती है ये ऑयल। ये जो सॉइल है ना वो एसिडिक होगी, इसके अंदर एसिडिक की थोड़ी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। दैट्स वाई ना इसको हम खेती के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। मगर ये किसके लिए अच्छी तरीके से यूज होगी, जल्दी बताओ, आपके घर किस चीज से बना है? ईंटों से, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के लिए बहुत अच्छी है ये सॉइल, ठीक है। तो ये सॉइल ब्रिक्स के लिए बहुत अच्छी है, सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा इसमें मैं आपको। और देखो ये रहा पार्ट, ये एरिया है ना, ये छोटे छोटे एरिया हो गए, ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये आपका इसका पार्ट है, ठीक है। और आ, इसके बाद आपकी आती है एरिड और डेजर्ट सॉइल। भैया नाम से क्लियर है, एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि पानी की मात्रा कम होती है यहाँ पर, है ना। और एरिड और डेजर्ट सॉइल जो होती है थोड़ी ड्राई होती है। भाई राजस्थान की सॉइल तो ड्राई होगी ना, इसलिए अगर यहाँ पर हम पानी पानी थोड़ा सा ठीक ठाक करा दें, कुछ एरियाज में करा दें, सब कुछ अच्छी तरीके से मिल जाए हमको, है ना, थोड़ा सा ह्यूमस और नाइट्रोजन मिल जाए, है ना। और तो क्या होगा ना, ये जो एरिया यहाँ पर हम गेहूं की खेती उगा सकते हैं, इसलिए राजस्थान में जगह गंगा गंगा समथिंग करके है, तो वहां पर खेती अच्छी होती है गेहूं की, है ना। वो रिच प्रोविंसेस माना जाता है इन द ऑफ, ठीक है। उससे उसके चक्कर में जो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीट और बार्ले की खेती के चक्कर में। तो अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो गई सारी, फॉरेस्ट, सॉरी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। सिंपल सी बात है, हम फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो भाई फॉरेस्ट के बारे में तो सभी को पता ही है, फॉरेस्ट तो बहुत ईजी है, जहाँ पर
फॉरेस्ट की सॉइल होगी थोड़ी गीली होगी, यहाँ पर बारिश ज्यादा होती होगी, बिकॉज आप सभी को बता दूं जंगलों में हमेशा बारिश ज्यादा मिलेगी आपको, है ना। जंगलों में जो सॉइल मिलेगी वो गीली मिलेगी, तो यहाँ की गीली गीली सॉइल होती है ना। और यहाँ पर हम ज्यादा तो कुछ नहीं उगा सकते, बट हाँ फ्रूट उगा सकते हैं, कॉफी उगा सकते हैं, और क्या उगा सकते हैं, टी उगा सकते हैं। इसीलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आसाम में टी की खेती इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां फॉरेस्ट भी अच्छे खासा एरिया है जहां पर हम टी की खेती करते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, दैट्स ऑल अबाउट योर सॉइल एंड ऑल। एंड लास्ट में क्या है पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखना है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन है, ये बेसिक टॉपिक है, इसे आप खुद भी कर सकते हो। मैं इस वीडियो को थोड़ी बड़ी हो गई है इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूंगा। बाकी आपके एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में, कोई भी कुछ आता है तो आप मुझे बताइएगा। बाकी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो यार, पैसे से नहीं करना भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी से, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे चैनल को लाइक शेयर करना प्लीज, है ना, इफ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब करना, है ना। योर स्टडी मीनिया, मेरा नाम शायद मैं बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा, एक टाइम बाद हम इसको खोलेंगे। और आज कम से कम इस वीडियोस को हम हेल्प करेंगे, है ना, व्यूज तक आगे पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ थोड़े जल्दी जल्दी कराए हैं, तो कुछ टॉपिक थोड़े थोड़े आराम आराम से कराए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि भाई मुझे कोई डाउट है इस टॉपिक में, तो पैनिक मत होइएगा, थोड़े कंसिस्टेंट रहिएगा, बिकॉज याद रखिए लाइफ में जो कंसिस्टेंट होता है ना वही लाइफ में अपनी चीजों को अचीव करता है। पेशेंस शुड बी इन एवरीवन, है ना। तो हमें पेशेंसफुली गेम खेलना है, आराम आराम से खेलेंगे और इसको क्रॉस आउट करेंगे। तो थैंक्स फॉर द एवरीवन, एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, हो सकता है वो मैथ्स में हो, शायद ट्रिग्नोमेट्री के साथ, या साइंस में हो, जो कि मेरी एक फ्रेंड है वो आपको पढ़ाएगी। बाकी हम मिलते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट